नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दरअसल आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को मानहानि नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस मुझे लगातार निशाना बना रही है। दिल्ली पुलिस ने मेरे परिवार को बदनाम करने के साथ साथ सम्मान से जीने के अधिकार पर भी हमला किया। इसके लिए दिल्ली पुलिस या तो माफी मांगे या हर्जाना भरे। अमानुतुल्लाह खान ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को मानहानि नोटिस भेजा है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस लगातार मुझे निशाना बना रही है। इस बार दिल्ली पुलिस ने मेरे परिवार को बदनाम करने के साथ साथ प्रतिष्ठा का अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी हमला किया। बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानियां बुनी जा रही हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानुतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर घोषित किया है। पुलिस का दावा है कि अमानुतुल्लाह एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, मारपीट करने के मामले दर्ज हैं। एसएचओ जामिया नगर की तरफ से 28 मार्च को अमानुतुल्लाह खान को बेंच ए का बैड कैरेक्टर बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसे डीसीपी ने स्वीकृति दी थी। खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अमानुतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें बदनाम करने और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ जिस तरीके से कह सकते हैं ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कि उनको बैड कैरेक्टर है, उनके ऊपर 18 के जो है गतिविधियों के खिलाफ जो है कहते हैं मामले दर्ज हैं, जमीन हड़पने को मामले को लेकर, मारपीट के मामले को लेकर, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस जो है इनको बीसी घोषित करे, यानी कि बड़े तड़ीपार के रूप में घोषित करे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, और यहाँ तक कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई के अंदर, ओखला के अंदर यानी कि शाहीन बाग के अंदर भी कहीं ना कहीं आप विधायक की जो कार्रवाई थी वो देखने को मिली थी, बुलडोजर की कार्रवाई भी उन्होंने रुकवाई थी। और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि अगर किसी भी इस इलाके के अंदर अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया हुआ तो उसकी कार्रवाई जो है उनको बताई जाए, वो हटवाने के लिए तैयार है। मगर तमाम आरोप जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए थे, भाजपा की तरफ से लगाए गए थे, जिसके खिलाफ जो है अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया गया था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, अब दिल्ली पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मानहानि का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस या तो माफी मांगे या फिर ये स्पष्ट करे वो किस गैंग के हिस्से हैं, और यहाँ तक कि उनके द्वारा कितने गैंग चलाए जा रहे हैं, और कितने यानी कि जमीनों पर कब्जा किया गया है, और कितने गतिविधियां यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बताए जा रहे थे वो कितने केस हैं, ये सारी जानकारी उनको दी जाए। नहीं तो दिल्ली पुलिस जो है वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो है अमानुतुल्लाह खान जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं इसको राजनीति मुद्दा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो है दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना होगा। जितने वो 18 मामले जो बताए जा रहे थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो कौन कौन से हैं और कब कब दिल्ली पुलिस के पास दर्ज हुए थे। जी, अब राजीव, बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अमानुतुल्लाह खान एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ऐसी कौन सी जानकारियां हैं पुलिस के पास जिसके बिना पर वो अमानुतुल्लाह खान को हैबिचुअल ऑफेंडर बता रहे हैं? क्या किसी तरीके की जानकारी एनबी न्यूज़ के पास भी है कि कौन कौन से मामले दर्ज है अमानुतुल्लाह खान पर? और जो बड़ी बात कही जा रही है कि वो ज़मीन हड़पते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, इन सब चीज़ों के क्या सबूत हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस के द्वारा 30 मार्च को भी कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि दिल्ली विधायक जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जमीनों को कब्जा करने की बात करते हैं, यहाँ तक कि जी। मारपीट भी की गई है उनके द्वारा, यहाँ तक कि उन्होंने कहीं ना कहीं कई गतिविधियों के अंदर अपना योगदान भी दिया है। मगर इसी चीज का जवाब जो है वो विधायक भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको ये बताया जाए कि कितनी गतिविधियों के अंदर वो शामिल है और किस गैंग का हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा था कि जिस तरीके शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर कार्रवाई के अंदर भी कहीं ना कहीं उनका योगदान था, तो वो सारी कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस अब लिखित रूप पर उनको देनी पड़ेगी। और ये भी स्पष्ट करना होगा कि जो 18 मामले दिल्ली पुलिस के द्वारा बताए जा रहे हैं कि जिनके अंदर वो शामिल हैं,
वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी डेटों के अंदर दिल्ली पुलिस के पास दर्ज हुए थे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक सिर्फ यही बात की गई थी कि लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानुल्लाह खां, उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इनके ऊपर गतिविधियां निगाहें बना के बैठी हुई थी। मगर अभी तक ये 18 मामले की बात की जाए, वो उनमें से एक भी मामले की स्पष्टता दिल्ली पुलिस ने नहीं की है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनको स्पष्ट बताए कि कौन कौन से मामले हैं, किन किन मामलों के अंदर उनकी गतिविधियां रही हैं, कौन से गैंग का हिस्सा रहे हैं, ये सारी जानकारी दे, नहीं तो वो कैसे मानहानि का जो नोटिस है उनको दिया जा चुका है। और जिस तरीके से अब उनको कोर्ट के दरवाजे पर भी खींचा जा सकता है। तो देखना होगा दिल्ली पुलिस कोर्ट के अंदर जवाब देगी या फिर मानहानि का नोटिस का जवाब आम आदमी पार्टी को विधायक को दे पाएंगी। जी राजीव तिवारी, इस पूरे मसले में राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है क्या? वाकई में ऐसा है कि अमानुतुल्लाह खान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें मारपीट की, तो मारपीट के ऐसे कोई भी मामला दिल्ली की पुलिस के पास है या नहीं है, ये दिल्ली पुलिस ही स्पष्ट कर पाएगी। मगर ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे, तो उससे कहीं ना कहीं कह सकते विधायक की जरूर मुश्किलें खड़ी हुई। यहाँ तक कि उनके परिवार के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आए कि इन लोगों ने जमीन हड़पने का काम किया गया है, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई है, लोगों को डराने धमकाने का काम भी किया गया है। तो ये तमाम जो आरोप थे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक को कहीं ना कहीं चुपते हुए नजर आए। और इसी को लेकर जिस तरीके से मानहानि का केस दिल्ली पुलिस के ऊपर डाला गया, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है उनको जवाब देना होगा कि जिसके तरीके से उन्होंने कहा था कि बैड कैरेक्टर घोषित किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साहब के पास कहीं ना कहीं जवाब होना चाहिए। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया। मगर राजीव, सियासत के बारे में भी के बात अंदर कर लेते हैं। अमानुतुल्लाह खान पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस समय दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, सियासत क्या कुछ कह रही है? जब इस तरह के आरोप किसी विधायक पर लगते हैं तो उस क्षेत्र की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और अमानुतुल्लाह खान अपने क्षेत्र में कितने ज्यादा लोकप्रिय विधायक हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें अमानुल्लाह खान की, जिस तरीके से वो अपने विधायक यानी कि अपने ओखला विधानसभा के अंदर लगभग कह सकते हैं काफी ज्यादा पॉपुलर है। और कहीं ना कहीं लोग जो है उनकी बातों को कहीं ना कहीं अमल भी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर की जब कार्रवाई थी, तो उन्होंने ही कहा था कि अगर अतिक्रमण है तो वो हटवाने के लिए तैयार है। और उनके कहने से कहीं ना कहीं लोगों ने अतिक्रमण जो है काफी हद तक जो बाहर मेन रोड का था वो कहीं ना कहीं खाली कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनका जो विचार है या फिर उनकी जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट है। मगर दिल्ली पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है, दिल्ली पुलिस ही स्पष्ट कर पाएगी। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति की बात करें तो राजनीतिक पहलू जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई के अंदर उन्होंने बाधा डाली थी, और दिल्ली भाजपा के जो आदेश गुप्ता है यानी दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता जो है, उन्होंने जरूर कहा था कि निगम की कार्रवाई के बीच में जो भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तारी हुई थी कहीं ना कहीं उसी को लेकर हुई थी। और निगम की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि बुलडोजर की कार्रवाई के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के विधायक ही स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी केस है उनको बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए, उनको कहीं ना कहीं जानकारी दी जाए कि कितने केसों के अंदर उनकी गतिविधियां हैं, कितने मारपीट की गई हैं और कितने केस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और जिस तरीके से बैड कैरेक्टर की बात की जाए तो वो किस तरीके से है, सारी चीज जानकारी जो है वो मांग रहे हैं। और नोटिस के आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी यही चीज बिल्कुल, दिल्ली अब पुलिस यही को पेश देखना करनी होगा होगी। राजीव तिवारी के इस मानहानि नोटिस का दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम बढ़ेंगे राजधानी लखनऊ की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विधानसभा बजट सत्र 23 मई यानी कि आज से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। तो वहीं 23 मई को
दोनों सदनों के समकक्ष भाषण पेश करेंगी। उसके बाद 24 और 25 मई को अभिभाषण पर चर्चा होगी। यह बजट सत्र 23 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। सदन की शुरुआत से पहले विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में जहां विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के साथ बैठक करके सत्ताधारी पार्टी को घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है, इन सब पर रविवार को बैठक के दौरान चर्चा कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज शुरू होने वाले बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार होने वाली है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के विधायकों की संख्या इस बार ज्यादा है और मुद्दे भी कुछ ज्यादा ही समाजवादी पार्टी ने चुन रखे हैं। इसकी एक खास वजह भी है, क्योंकि इस बार विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में बैठे दिखाई देंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज से 23 मई यानी कि आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार के सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, वापसी उत्तर प्रदेश में हुई है, उसको उसके दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पहला बजट की शुरुआत आज से हुई है। और देखिए, आज से कल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरू हो जाएगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उसके बाद आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 24-25 मई को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा और कहीं न कहीं ये बजट सत्र 23 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। और कहा जा सकता है कि 26 मई को संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो कहीं न कहीं बजट पेश करेंगे। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमानित बजट बताया जा रहा है कि अनुमानित बजट होगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उसके लेकर आज लगभग 12:30 बजे बजट सत्र शुरुआत होगी और इस बार बजट सत्र वो काफी हंगामेदार होने के आसार है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की भी जो संख्या है वो इस बार कम नहीं है, ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक आज चुन के हैं। वही दूसरी तरफ कहा जाता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं आज विपक्ष में बैठेंगे और इसके तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब खुद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष में बैठा हो और जाहिर सी बात है कि संसद में विधानसभा पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि हंगामा जरूर देखने का, क्योंकि कल दोनों ही विपक्षी दलों की, समाजवादी पार्टी की और जो अन्य दल है उनकी बैठक हुई थी और कल भारतीय जनता पार्टी की विधायक दलों की बैठक भी हुई थी। दोनों ही रणनीति बनाई और रणनीति भी कहा जा सकता है कि एक रणनीति विपक्षी पार्टी की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कैसे सत्ताधारी पार्टी को घेरा जाए और दूसरी तरफ कैसे उनके जवाबों को देने का काम किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। तो जाहिर सी बात है कि हंगामे का आसार जरूर है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सर्वदलीय बैठक में कहा गया था हंगामा ना किया गया। ओम बिरला आए थे जब ऐप का उद्घाटन किया, तो उन्होंने कहा था कि सदन की गरिमा बनाए रखे और हंगामा लगातार हमारी जो गरिमा है वो गिराता जा रहा है। अब देखते हैं कि जब सदन की शुरुआत होगी किस तरह के तस्वीरें सामने नजर आएंगी, क्या हंगामा होगा आज, क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है और जाहिर सी बात है कि दूसरी बार चुन के आई है भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष में भी खलबली है और विपक्ष जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। जितेंद्र, इस बार के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? क्योंकि जैसे ही कल विपक्षी दलों ने भी एक अहम बैठक की थी तो उसमें रणनीति बनाई गई कि सरकार को घेरेंगे, तो इस बार कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं सत्र में? तो जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे हैं। जो लगातार महंगाई है, हालांकि डीजल पेट्रोल के दाम गिरे हैं, लेकिन जो इंसानों से रोजमर्रा में जिंदगी जुड़ी हुई चीजें हैं वो लगातार महंगी होती। खाद्य तेल की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, ऐसे तमाम जो महंगाई मुद्दा है वो, रोजगार का मुद्दा दूसरा मुद्दा होगा जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने का काम करेगा। वहीं महिला सुरक्षा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक मुद्दा बना के आई। ऐसे कुछ हादसे हुए लगातार दूसरी बार सरकार चुनने के बाद, वो कहीं ना कहीं उसको भी मुद्दा बना सकते। तो कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा है, महंगाई है और बेरोजगारी, वो एक अहम मुद्दा होगा। रोजगार को लेकर भी घेर सकती है समाजवादी पार्टी और अन्य जो विपक्षी पार्टी हैं। आप देखते हैं कि आखिरकार
किस तरह की तस्वीरें नजर आएगी और जब सदन की आज शुरुआत होगी, सदन में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी, इसको थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। कोई जानकारी मिल पाई है कि इस बार कौन से विभाग का जो बजट है वो सरकार बढ़ा सकती है, और आपके हिसाब से कौन सा ऐसा विभाग है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की अभी सरकार को जरूरत है? देखिए, कई महत्वपूर्ण विभाग है उसमें, और मुद्दों की बात की जाए तो महिला सुरक्षा एक बड़े मुद्दा होगा, उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि, और विकास का मुद्दा वो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार उसको बजट पेश करेगी। और कई विभाग है, औद्योगिक विभाग है, उसको भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जून में इन्वेस्टर समिट, जो पिछली सरकार में हुआ था, और इस बार भी इन्वेस्टर समिट कराया जाएगा। तो ऐसे कई विभाग है जिसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है, और उसको बजट चाहती है कि उस बजट को बनाया जाए और बजट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर तैयारी सरकार ने पूरी रखी। 26 मई को जब बजट पेश होगा तो साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि किस सबसे सारा बजट किसको मिला। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंजाब के डेयरी फार्मर पंजाब सरकार के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आज की मुलाकात में कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आता है तो पंजाब के डेयरी फार्मर दोबारा से धरने पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को पंजाब की डेयरी फार्म की तरफ से मोहाली स्थित वेरका प्लांट के आगे एक बड़ा धरना दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने गाय के दूध की खरीद में 1 रुपए और भैंस के दूध की खरीद में 1.5 रुपए का इजाफा किया था, जिसके बाद सोमवार को एक और मीटिंग बुलाई गई थी। तब तक के लिए डेयरी फार्म ने अपना धरना खत्म कर दिया था। अब यह देखना होगा कि आज होने वाली मीटिंग में डेयरी फार्म की सभी समस्याओं का हल होता है या फिर पंजाब के जो डेयरी फार्मर हैं वो फिर से धरने पर चले जाएंगे। तो पंजाब के डेयरी फार्मर पंजाब सरकार के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आज की मुलाकात में कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आता है तो पंजाब के डेयरी फार्मर दोबारा से धरने पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही पंजाब के डेयरी फार्म की तरफ से मोहाली स्थित वेरका प्लांट के आगे एक बड़ा धरना दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने गाय के दूध की खरीद में 1 रुपये और भैंस के दूध की खरीद में 1.5 रुपये का इजाफा किया था, जिसके बाद सोमवार को एक और मीटिंग बुलाई गई थी। तब तक के लिए डेयरी फार्म ने अपना धरना खत्म कर दिया था। अब देखना यही है कि आज जो मीटिंग होनी है उसमें डेयरी फार्म की सभी समस्याओं का हल होता है या फिर पंजाब के डेयरी फार्मर दोबारा धरने पर जाएंगे। पंजाब के डेयरी फार्मर पंजाब सरकार के साथ आज मुलाकात करेंगे। खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पंजाब के डेयरी फार्मर की आज पंजाब सरकार से मुलाकात है। जी पल्लवी, अगर हम बताएं तो आज 11 बजे पंजाब भवन में फिर से पंजाब की डेयरी फार्मर्स की मुलाकात है पंजाब सरकार से। इससे पहले आपको बता दें कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चन्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। पर पिछली मीटिंग की अगर हम बात करें, सैटरडे की मैं बात करता हूँ, तब सरकार की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि 20 रुपए पर केजी फैट के हिसाब से, पर लीटर पर केजी फैट के हिसाब से इजाफा हुआ है, जिसके बाद दूध के प्राइस में खरीद पे अगर हम कहें तो गाय के दूध पे 1 रुपए और भैंस के दूध पे 1.5 रुपए की अगर हम कहें इंक्रीज आया था। पर जो किसानों के अगर हम कहें डेयरी फार्मर्स की मांग है कि इस चीज को, इस इंक्रीज को कम से कम 7 या 8 रुपए होना चाहिए, कि दूध की खरीद में 7 से 8 रुपए बढ़ाया जाए। पर अगर अपन ये पॉइंट कंसिडर करते हैं कि अगर दूध की वैल्यू 7 से 8 रुपए बढ़ती है तो उसके बाद ये वाजिब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मार्केट रेट इंक्रीज होगा वो बहुत ज्यादा होगा और शायद फाइनेंशियल काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर दूध के रेट एक तरफा ही 5 से 6 रुपए बढ़ जाते हैं मार्केट में तो लोग शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में पंजाब सरकार कोशिश कर रही है, नेगोशिएट कर रही है कि जितना जल्दी हो सके डेयरी फार्मर्स को जितना पॉसिबल है, मतलब कि जितना हम कह सकते हैं जितना इंक्रीज एक्सेप्टेबल है उस एक्सेप्टेबल पे मंगा लें। पर इसका एक एग्जाम्पल हम देखा था कि 1 और 1.5 रुपए का पहला था, अब इस पे डेयरी फार्मर्स एक सपोर्ट प्राइस लेने जा रहे हैं। जी हाँ, डेयरी फार्मर्स चाहते हैं कि आप खुद रेट ना बढ़ाएं, पर
जैसे कि दूसरे स्टेट में एक सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि पर लीटर पे 7 रुपए, 8 रुपए या 5 रुपए, जो भी सरकार की क्षमता है वो हमें दिया जाए। और इसको लेकर आज की मीटिंग बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अगर आज की मीटिंग का हल नहीं निकलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पंजाब में दूध की सप्लाई में बड़ा असर हो जाएगा, क्योंकि डेयरी फार्मर जो पंजाब के सभी कोऑपरेटिव फार्मर्स हैं जो सरकार को दूध वेरका और अन्य प्लांट्स को दूध सप्लाई करते हैं, तो वो अपनी सप्लाई बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने सीधा निर्देश दे दिया है। सप्लाई बंद करने के बाद प्लांट्स के आगे जाके बैठ जाएंगे, तो इससे पूरे पंजाब की दूध की सप्लाई पे भारी असर पड़ सकता है। तो इसलिए पंजाब सरकार चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इनकी मांगे पूरी हो जाए, और या फिर अगर मांगे पूरी नहीं की जा सकती तो एक कॉर्पोरेटिव लेवल मतलब कि एक समझौता हो सके कि जो डेयरी फार्मर है वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट ना करे। जी पल्लवी। ये जो 1 रुपए और 1.5 रुपए का इजाफा किया गया था अमित, क्या ये अभी पंजाब डेयरी फार्मर्स को ठीक नहीं लग रहा है? क्या वो चाहते हैं कि इसकी खरीद कीमत और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए? और अगर खरीद कीमत और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी तो एक तरफ ये भी देखना होगा कि इसका भार सीधे सीधे जनता पर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो 1 और 1.5 रुपए का इंक्रीज है डेयरी फार्मर्स कहने काफी नहीं है। सीधे तौर पर उनके से कहा जा रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमें इससे ज्यादा की इंक्रीज है। पर एक और चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पिछले 2.5 महीने के अंदर 70 रुपए का इजाफा हो चुका है प्रति फैट के ऊपर, प्रति लीटर फैट के ऊपर, जो पर केजी फैट के ऊपर जो प्राइस दिया जाता है उसमें लगभग पिछले 2.5 महीने के अंदर 70 रुपए का इंक्रीज देखने को मिल चुका है। तो उसके बावजूद भी सरकार कोशिश कर रही है कि डेयरी फार्मर्स को ना जाए, पर जो 70 रुपए का इजाफा हुआ है वो डेयरी फार्मर्स कहते हैं काफी नहीं है। तो चाहते हैं कि इस इंक्रीज को कम से कम 10 रुपए रखा जाए, 7.5 से 10 रुपए की एक सीधी सीधी डिमांड लेके चल रहे हैं। अब तो डेयरी फार्मर्स तो ये तो चाहते हैं कि अगर सरकार हमें एग्जैक्टली प्राइस नहीं बढ़ा सकती तो हम एक सपोर्ट प्राइस दे दे, कि एक अगर हम एक फाइनेंशियल हेल्प दे दे कि हर पर लीटर पे हमें 10 रुपए सपोर्ट सरकार की तरफ से आ रहा है। तो इस तरीके की डिमांड्स लेके किसान गए हैं। अब ये देखना होगा कि आज मीटिंग में क्या कोई हल मिलता है, क्योंकि 1 और 1.5 रुपए सफिशिएंट नहीं है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि जिस दिन सरकार ने ये अनाउंस किया था, देखिए दोपहर के दौरान ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि 1 से 1.5 रुपए रेट बढ़ाया जाएगा, पर उसके बावजूद भी देर रात 12 बजे तक धरना चलता रहा था पंजाब के डेयरी फार्मर्स का वेरका प्लांट के आगे। और उसके बाद कई दौर की मीटिंग हुई मार्केट के अधिकारियों के साथ, उसके देर शाम को जब एक सहमति बनी थी कि अभी जो आपके कुछ डिमांड्स है वो सभी के ऊपर हम मंडे को डिस्कशन करेंगे। आज 11 बजे वही डिस्कशन है, तो उससे पहले जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपकी सप्लाई की हम कोशिश करें कि आपको कोई सहूलत दी जाए, या जो फैक्ट्स है उनको फाइनेंशियल क्रंच के थ्रू कराएं। क्योंकि देखिए अगर फाइनेंशियल पॉसिबल नहीं होगा तो सरकार कुछ भी अनाउंस कर दे, पर अगर फाइनेंशियल पॉसिबल नहीं है तो चीज नहीं मिलेगी। और अगर बहुत ज्यादा रेट बढ़ता है तो आम जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि दूध के रेट अभी अगर हम कंसिडर करते हैं तो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, और अगर ये और ज्यादा बढ़ते हैं तो आम जनता पहले ही बहुत मार झेल रही है महंगाई की, तो इसकी मार शायद बहुत ज्यादा जोर से पड़ेगी। अमित, एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार चाहे कोई भी हो वो इस तरह के मुद्दों में घिर ही जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले उनका लगातार ये दावा और वादा था कि हम किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन किसानों को भी अब समस्याएं हो रही हैं। उनकी भी बातचीत हुई थी, अब डेयरी फार्मर्स को भी कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां आ रही हैं, और ऐसे कौन से मोर्चे हैं जिस पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार इस समय घिरती हुई दिख रही है? हाँ जी, पहले भी देखिए अगर हम बात करें तो एक बार बहुत रेयर चांसेस है कि जब सरकार बनते ही मोर्चों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही बड़े बड़े मोर्चों का सामना करना पड़ा, चाहे किसानों के द्वारा अगर हम बोले जो मोर्चा लगाया गया था मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे, वो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया, चाहे उसके बाद एसोसिएट पटवारी एसोसिएशन धरने पे चली गई। तो ऐसे कई स्टेप्स है। अगर हम कहें कि आम आदमी सरकार की तरफ से कई मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, कई मेजर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पंजाब को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, पंजाब के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, पर वो एक बड़े सख्त कदम है और इसके लिए जनता की बहुत ज्यादा कॉपरेशन की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ये कह चुके हैं कि मैं हर चीज सुनने के लिए तैयार हूँ, आपको जो दिक्कत परेशानी है मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, पर आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी मुझे पंजाब को सुधारना है, पंजाब को इम्प्रूव करना है। तो जैसे कि हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बिजाई के लिए डेट चेंज की गई थी कि वो 10 जून से 18 जून की गई, 8 दिन का फर्क रखा गया था, पर बाद में अगर प्रोटेस्ट के बाद वो चीज मिडिल ग्राउंड में लाके रखी गई जिसमें 14 जून के ऊपर सहमति बनी है। और जो बॉर्डर्स पे किसान है, जो बॉर्डर पे जिनके खेती की जमीन है, वो 10 जून से ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, पर उसके लिए लोगों को बात करनी होगी, सिर्फ धरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि सिर्फ धरने से मतलब नहीं होता कि आपने अपनी बात कहनी है या सिर्फ अपनी बात सुननी है, ये पॉसिबल नहीं है, आपको सरकार की बात भी सुननी होगी। और यही चीज कड़ी अब हमें हर जगह देखने मिल रही है। लगातार डेयरी फार्मर्स आके प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल उनमें से एक टीचर्स पे लगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
तो कड़ियां चलती रहती है। पर बात ये है, इस बात का फर्क ये है कि एक्सपेक्टेशन अगर उसी तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार से लोगों की बहुत ज्यादा, और शायद यही कारण है कि जो प्रॉमिसेस हैं उसको बहुत जल्दी लोग चाहते हैं कि पूरा कर सकें। तो जो वादे हैं वो बहुत अच्छे वादे हैं, और अगर वो सब पूरे होते हैं तो पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो जो वादे हैं, जो उनके लिए रिलेटेड वादे हैं, वो पहले पूरे हो। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस में 30 नए पदाधिकारियों की ताजपोशी होना तय है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह मामला हाईकमान के समक्ष रखा है। आपको जानकारी दे दें कि हाईकमान ने साफ कहा है कि प्रदेश में संगठन में बदलाव करने से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को विश्वास में लेना होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस में नए उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों की तैनाती होनी है। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती कर दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास में न लेने से कुछ कांग्रेस नेता नाराज थे। अब नई नियुक्तियां करने में प्रदेशाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। जिन जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं उनमें सोलन, मंडी, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, शिमला ग्रामीण शामिल हैं। शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष यशवंत छाजटा और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के ओएसडी रहे अमित पाल को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर कोई नेता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे संगठन के पद से मुक्त किया जाएगा। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है उनको संगठन में दायित्व सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, किस तरह का ये बदलाव होगा और कैसे नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हमें देखने को मिलेगी? जी सर, आपने कुछ बताया तो अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस है वो अपने 10 जिलाध्यक्ष बदलने जा रही है। ये एक उसी रणनीति का हिस्सा है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर ये बड़ा बदलाव करने जा रही है कांग्रेस। इससे पहले जो संगठन में एक बड़ा बदलाव कार्यकर्ता चाह रहे थे और संगठन के जो पहले तक के पदाधिकारी वो चाह रहे थे, इसे हाईकमान ने करके कांग्रेस को दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस के जो अभी वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह, नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, इन तीनों को जो है आपस में तालमेल मिलाकर हाईकमान ने चलने के लिए कहा है, क्योंकि इन तीनों के ही विश्वास में लेकर इनको इस संगठन में जो बड़े बदलाव है वो करने होंगे। और प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है कि ये जो बदलाव होने हैं वो विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। जैसे जो शिमला ग्रामीण के जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान यशवंत छाजटा, उनको जो है वो अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है तो उन्हें पद से मुक्त किया जाएगा और उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, अपने जो संगठन में बड़ा बदलाव है उसको करने जा रही है। ये सारा का सारा जो बदलाव है वो विधानसभा चुनावों के लिए ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आगे और कोई बदलाव, जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि और कोई बदलाव संभव तो हैं, लेकिन ये सबसे अहम है कि संगठन को मजबूत कैसे रख पाती है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अभी हम भी ये जानकारी दे रहे थे कि पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष का कोई सुझाव नहीं लिया गया तो कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। इस बार ये नाराजगी ना हो, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति ना हो, इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। और ये भी हम आपसे जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वास्तविक स्थिति इस समय है क्या, कितने गुटों में बटी हुई है कांग्रेस? जी पहले अभी फिलहाल अभी की मैं बात करूँ तो फिलहाल यहाँ पे गुटबाजी जो है अभी बहुत बड़े स्तर पर अभी मतलब खुले स्तर पे देखने को भी नहीं मिल गया, जिससे संगठन में बड़ा बदलाव किया गया।
हालांकि जो कांग्रेस है वो मात भी अपनी गुटबाजी के कारण ही खाती है, और अभी जो संगठन में बदलाव किया है हाईकमान ने, वो इसी चीज को रखते किया है। जैसे कि आपने बताया कि 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अध्यक्ष के साथ बनाए गए, और बहुत बड़े जो जिम्मेदारियां हैं, बहुत लोगों को वो पार्टी की हर विधानसभा क्षेत्र से और हर विधायक को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई। तो ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हुई थी कि जो गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस में है उस पर लगाम लगे और वो उभर के सामने में आए, और देश जो है वो एकजुट होकर जो सरकार बनाने का जो इनका दावा है कांग्रेस का, उसको पुख्ता कर सके। हालांकि अभी जो टिकट का जो आगे जो टिकट में टिकट वितरण का जो होगा, उसके बाद ही असल स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे चल तो रही है, लेकिन जो एक अंदर जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर यहाँ पे भी अभी भी देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उनके अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात करें, वो इस टाइम अभी खामोश बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात करें प्रतिभा सिंह की, तो वो लगातार प्रदेश के दौरों पर हैं। इस वक्त वो बिलासपुर की, तो वो लगातार दौरे करके ये जो उनको जो एक हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी उनको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो ये गुटबाजी है उस पर वो लगाम कर सके, सबको साथ लेकर चल सके। हालांकि ये जो कोशिश है बहुत मुश्किल भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है कांग्रेस बहुत काफी खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, जो अभी फिलहाल जो शांत नजर आ रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में उसे एक बड़ी जो चिंगारी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की सक्रियता काफी कम है। हालांकि यूथ कांग्रेस है वो एक्टिव हो चुकी है। जो जयराम सरकार के खिलाफ वो धरने पर श्रमिक जो हड़ताल है उनकी पूरे प्रदेश में वो बैठी हुई है। लेकिन अगर इस तरह कांग्रेस की बात करें, वो हालांकि उस स्तर की सक्रिय नहीं है। जो प्रतिभा उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ही ये है कि अगर संगठन में भी बदलाव भी करना है, आने वाले दिनों में जो बड़े बदलाव होने हैं, क्योंकि जो कांग्रेस में पहले से भी चले आ रहे हैं लोग हैं, कांग्रेस ने पहले साफ किया था कि हम ऐसे बदलाव नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं करवाएंगे या संगठन में अंदरूनी तौर पर बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। हालांकि जहाँ पे बदलाव की जरूरत होगी, जहाँ कार्यकर्ता कहेंगे, जहाँ पदाधिकारी कहेंगे, वहाँ बदलाव किया जाएगा। तो अभी देखने वाली ये बात होगी, जो यदि 10 जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं और बहुत सारे जो अलग अलग जो पार्टी के जो पद है उनको उनके ऊपर जो तैनाती की जानी है, उसको प्रतिभा सिंह किस तरह करती हैं, क्योंकि प्रतिभा सिंह से पहले अभी कुछ तैनातियां हुई थी, उसको लेकर नाराजगी भी थी। हालांकि वो बहुत बड़े लेवल पर कांग्रेस में की है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर हाईकमान के सामने ये प्रतिभा सिंह ने संदेश दे दिया था कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगी, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को विश्वास में लेकर नहीं चलेंगे और अपने अपने लोगों की तैनाती हम महत्वपूर्ण पदों पर करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर आगे गुटबाजी को हवा देगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो सरकार बनाने का जो उनका जो दावा है या जो उनकी कोशिश है, उसको एक बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। एक अहम बात ये भी है टीना जी कि इतने बड़े मुद्दे हैं, खुद हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्म हैं, बावजूद इसके इन मुद्दों को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम साबित हो रही है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? ठीक है, विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उन उपचुनावों में कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल करी थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जीत ऐसे ही बरकरार रहे। अभी समय है, उस समय में भी अहम मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस नाकाम हो रही है। टीना जी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पल्लवी, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल की अगर हम बात करें, बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे हैं और बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके अलावा जो अभी त्वरित मुद्दा है पुलिस और पुलिस का जो मामला था वो सबसे बड़ा मामला है। उसके अलावा और भी कई मामले हैं जिनको विपक्ष है, जो सबसे बड़ा जो कांग्रेस यहाँ सबसे विपक्षी दल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो खैर अभी उभर कर आई, उनका अभी तक एक इलेक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे सबसे बड़ा विपक्षी दल है, प्रमुख राजनीतिक दल है, वो इन मुद्दों को गिराने में नाकाम साबित हो रहा है। और जनता जो है, जनता एक विपक्ष से जो उम्मीद चाहती है कि उनके मुद्दों को उठाए, जनता सरकार के सामने उनके मुद्दे रखें, क्योंकि जनता का कहना है कि अगर हम अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो हम अपना काम करें, नौकरियां करें,
या फिर अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर विपक्ष की तरह उतरे। तो विपक्ष को ये मुद्दा उठाने चाहिए और लेकिन ये विपक्ष नाकाम है। तो अगर जैसे आपने बताया कि उपचुनाव में इनको अच्छी खासी जीत मिली थी, तो वही है कि पहले की जो जीत इनको मिली थी उससे जो कार्यकर्ता उनका मनोबल बहुत अच्छा था कि हम आने वाले चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे, बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन अभी जो है उपचुनाव काफी देर हो चुकी है और जो भाजपा है वो उससे कहीं आगे की तैयारियां कर चुकी है। तो इसके लिए कांग्रेस को एक बड़ी रणनीति की जरूरत है, एक बड़ी आक्रामकता की जरूरत है जो अभी नदारद है कांग्रेस में, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ जो आक्रामकता चाहिए, जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके अगर भाजपा विपक्ष में होती तो कांग्रेस को बिल्कुल भुट्टो के बल फैला देती। लेकिन अभी कांग्रेस बिल्कुल सरकार को बैकफुट लाने में नाकाम है। तो निश्चित तौर पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है और जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने में विपक्ष नाकाम रहता है, तो जनता भी सोचेगी कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल टीना जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबर की ओर। उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्य की जो पहल है वो रंग लाई है। आपको बता दें कि विभाग ने अपात्र राशन कार्ड समर्पित करने और ऐसे कार्ड धारकों के संबंध में एक और टोल फ्री नंबर जारी किया है। प्रत्येक राशन की दुकान पर दोनों टोल फ्री नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को हटाने और उनके स्थान पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान अपात्र को ना पात्र को हाँ शुरू किया गया है। राशन कार्ड समर्पित करने और अपात्र राशन कार्ड धारकों के संबंध में सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग को इसके अतिरिक्त अन्य टोल फ्री नंबर आम उपभोक्ताओं के उपयोग को जारी करने के निर्देश दिए थे। खाद्य अपर आयुक्त पीएस पांगती ने शनिवार को अन्य टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस संबंध में समस्त जिला अधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं। इन नंबरों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। अपात्र राशन कार्ड समर्पित करने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। इसके बाद यानी 1 जून से ऐसे राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। अस्करी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जो अभियान इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, ये अभियान क्या रंग लेकर आ रहा है? देखिए पल्लवी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और मंत्री जो है रेखा आर्य, उनकी मुहिम कहीं ना कहीं रंग ला रही है। उन्होंने आगाज किया था पात्र को हाँ पात्र को ना, तो इसी कड़ी में आदेश जारी किए गए हैं। एक और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पहले 1967 नंबर जारी किया गया था, जिसमें तमाम जो उपभोक्ता हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं और अगर कोई और अपात्र जो है कार्ड धारक अगर नजरों में है तो उसके लिए एक दूसरा टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसमें जो 18001804 करके जो है दूसरा नंबर जारी किया गया है। खुद खाद्य पर आयुक्त पीएस पांगती ने इसकी जानकारी दी है। अगर किसी भी शख्स को ये जानकारी मिलती है कि कोई अपात्र कार्ड धारक जो है उनके आसपास रह रहा है या उसको उसकी पूरी जानकारी है कि उस पर उसका अधिकार नहीं है राशन पर, उसके बावजूद भी वो उसका जो है फायदा उठा रहा है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पर अपनी जानकारियां दे सकता है। कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है बहुत तेजी से प्रदेश भर में चल रही है, क्योंकि तमाम जो जिलाधिकारी हैं, प्रदेश के तमाम जो डीएसओज हैं, जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये तमाम जो 2 टोल फ्री नंबर्स हैं इनको अपने ऑफिस के बाहर चस्पा करें, इनको राशन डीलर्स की जो दुकानें हैं उनके बाहर चस्पा करें, ताकि जानकारी का अभाव लोगों में ना हो और जो पात्र कार्ड धारक हैं उनको इसका सीधा फायदा पहुंचे। देखिए साफ किया है खुद खाद्य विभाग ने, अगर 31 मई तक तमाम जो अपात्र कार्ड धारक हैं वो अपना कार्ड जो है वो सेंटर नहीं करते हैं या जानकारियां नहीं देते हैं आके, तो उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यानी 1 जून से उनके खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी में भी जो है विभाग लगा हुआ है इस टाइम। और अगर जो अपात्र कार्ड धारक हैं उनके वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही वसूली भी की जाएगी। एक सवाल मेरा ये है कि अभी तक कितने अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर किए हैं, या अभी भी लोग सरेंडर करने से हिचकिचा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें, चूंकि प्रदेश में लाखों की तादाद में जो है कार्ड धारक हैं, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से बात करते हैं, तो प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा जो कार्ड है वो सरेंडर नहीं हुए हैं। करीब 3,500 कार्ड ही मात्र अभी तक जो है सरेंडर हुए हैं प्रदेश भर में। तो कहा जा सकता है कि अभी लोगों में या तो जानकारी का अभाव है या लोग खुद से जमा करना नहीं चाहते हैं, लंबे वक्त पर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से खाद्य विभाग की इसमें सक्रियता देखी जा रही है और वक्त वक्त पर जो है जानकारियां प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है लोगों को, और तमाम जो जिलाधिकारी है या फिर जिला पूर्ति अधिकारी है या राशन डीलर्स हैं, उनको साफ साफ जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ऐसे अपात्र कार्ड धारकों को ढूंढ निकालें जो लंबे वक्त से जो है बेवजह फायदा उठा रहे हैं और एक अलग जो है वित्तीय भार प्रदेश सरकार पर इसका पड़ रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर फिलहाल खुद जो है विभागीय मंत्री रेखारी नजर आ रही हैं। उसके अलावा जो अपर आयुक्त हैं PS पांगती, वो भी कहीं ना कहीं गंभीर इसके लिए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में चूंकि भी बहुत कम समय बचा है, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं बचा है, और जो टाइमलाइन दी गई है खाद्य विभाग की तरफ से, क्योंकि 31 में बहुत नजदीक है, ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है विभाग की तरफ से कि प्रदेश भर के तमाम जो कार्ड धारक हैं, अपात्र कार्ड धारक हैं, वो अपना कार्ड सरेंडर कर पाएंगे या नहीं। पल्लवी, और 1 जून से जो कार्रवाई होगी अस्करी, अब ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई इस तरह के राशन कार्ड धारकों पर होगी, कैसा मुकदमा उन पर दर्ज किया जाएगा? देखिए, इसमें जो है अगर हम 1 जून से कार्यवाही की बात करें तो इसमें एक तो वसूली उनसे की जाएगी, वसूली का मुकदमा, वसूली ना देने पर या जुर्माना ना देने पर उनके खिलाफ वसूली की जैसी धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको कह सकते धोखाधड़ी का भी केस उन पर दर्ज हो सकता है, क्योंकि पहले से जो है प्रदेश सरकार ने, खाद्य विभाग ने जो है तमाम जानकारियां दी हैं, इसके लिए प्रॉपर अपने बयान भी जारी किए हैं, तो तमाम मीडिया में ये खबरें हैं। उसके बाद भी अगर कोई अपात्र कार्ड धारक अनजान बनता है तो जाहिर है तमाम धाराओं पर उनका मुकदमा दर्ज हो सकता है, धोखाधड़ी जैसे मामले हो सकते हैं, या फिर उन पर जुर्माना लग सकता है कि उन्होंने आज तक जो है पिछला टैक्स रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि कितना जो है राशन वो ले चुके हैं, जबकि उस राशन पर उनका अधिकार नहीं था। ये तमाम चीजें हो सकती हैं। पल्लवी, शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर की ओर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पुणे की एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपना अयोध्या दौरा क्यों रद्द किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर वह अयोध्या जाते तो उन पर केस लाद दिए जाते। उन्होंने कहा कि हमारी सभा के लिए यह हॉल छोटा है, हम पहले एसपी कॉलेज में यह सभा करना चाहते थे लेकिन वहां हमें अनुमति नहीं मिल पाई। कॉलेज वालों ने बताया कि हम इन सारी चीजों के लिए अनुमति नहीं देते हैं, अब हम भी देखेंगे कि हमें नहीं मिला तो किसी को भी ना मिले। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करता हूं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। जनसभा में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर कहा कि मैं अभी भी अपनी मांग को लेकर अडिग हूं। मेरी मांग है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, क्योंकि सिर्फ शोर का लेवल कम करना ही काफी नहीं है। अब समय है कि इन्हें पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि ये अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा।
नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले ये आप रिक्वेस्ट करिए, मांग करिए, राज ठाकरे जी, अहमदाबाद का नाम क्या रखोगे? पहले गुजरात में ऐसे बहुत सारे नाम है, उसका तो नामांतर कराओ। ऐसा है कि इतिहास के साथ हम कितनी भी छेड़छाड़ करें, इतिहास इतिहास रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा बुरा इसकी चर्चा हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस भावना के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उसकी बात करके लोगों को जो इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, सही नहीं है। और चलाइए, ये आरएसएस का एजेंडा राज ठाकरे चला रहे हैं, अच्छी बात है। इसके पहले केजरीवाल भी चलाते हैं, ओवैसी भी चलाते हैं, लेकिन राज ठाकरे चलाते हैं, ये बात सही नहीं लगती। ये मैं व्यक्तिगत भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका एक लहजा अलग था, अब नहीं है। तो चलाइए आप, जो एजेंडा आपको चलाना है चले, उससे कोई फर्क। आज की सभा में राज ठाकरे साहब जी ने अयोध्या क्यों नहीं गए, इसका कारण स्पष्ट किया। एक तो तबीयत का कारण था, दूसरा जो हिंदुत्व के विरोधक है उनके विरोधक है, उनका कोई डाव था कि वहाँ जाके दंगा फसाद हो, कार्यकर्ता अटके जाए, और जो माहौल खराब हो, इसी तरह की जो रचना थी, व्यूह रचना थी, उसमें फंसने का नहीं था, इसी तरह का उन्होंने कहा है। उद्धव जी ठाकरे साहब के ऊपर संभाजी नगर केवल कहने से नहीं होता, जो करने की आवश्यकता, मुख्यमंत्री है तो कहना, करने और कथनी में फर्क है, यह भी उसने ये सब्जेक्ट दोहराया। जो औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी राजे का छल किया, उनके जो कब्र है औरंगजेब की, जिन्होंने वो किया, उसका संरक्षण करने का काम ये सरकार करती है। इसका मतलब वो कौन सी विचारधारा को संरक्षित कर रहे हैं उस। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। राज ठाकरे ने पुणे की एक रैली को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बातें दोहराई और क्या कुछ अपनी मांगे रखी हैं? देखिए पल्लवी जी, ने राज ठाकरे ने जिस तरह से ऐलान किया था कि वह अयोध्या जाएंगे और अयोध्या दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने इस सभा को कैंसिल करते हुए ये बताया कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने जो पुणे में सभा की, ये स्पष्टीकरण किया है कि आखिरकार वह अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते। उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे लगी है, ऐसे में उन्हें अंदाजा लगा है कि अगर वह अयोध्या जाते हैं तो उनके ऊपर केस लगा दिया जाएगा और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगा दिया जाएगा। वह नहीं चाहते कि उनके कार्यकर्ताओं को के ऊपर इस तरह से केस लगाया जाए और वो परेशानी में रहे। इस तरह का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी अपने तमाम एजेंडों पर कायम हूँ, जिसमें खासतौर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ आवाज कम करने देने से मामला खत्म नहीं होगा, लाउड स्पीकर को हटाना ही होगा, और यह काम अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने स्पष्ट किया है और आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा है वह अपने बाकी सभी एजेंडे पे कायम रहेंगे। सत्यप्रकाश, उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ शहरों के नाम बदलने की बात उन्होंने कही है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष की ओर से आ रही हैं? काफी लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार में खासकर उद्धव ठाकरे को यह चिताया जा रहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी रखे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी जवाब जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से कहा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी रखना चाहिए, हालांकि सिर्फ संभाजी कह देने से नाम बदल नहीं जाना। ऐसे में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि इस मामले में वह दखल अंदाजी करे और इसका नाम बदले। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि गुजरात में ऐसे कई नाम है, खासकर अहमदाबाद का नाम क्या बदलेंगे यह भी सबसे पहले मोदी जी बता दें। तो कहीं न कहीं जो वाक युद्ध है वो आमने सामने की लड़ाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से कल पुणे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरा है, कहीं कहीं जरूर इस बात का मलाल होगा सरकार को कि किस तरह से लगातार हर सभा के दौरान राज ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही टारगेट बनाते।
एक बात समझने की है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है सत्य प्रकाश। वाकई में राज ठाकरे के इन दिनों की जो सक्रियता है, ये वो अपने आप से कर रहे हैं या उन्हें कहा जा रहा है ये सब करने के लिए? लाउड स्पीकर के विवाद को वो कभी भी खाली हाथ जाने ही नहीं देना चाहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी सभा में लाउड स्पीकर हटाने की मांग रख दी, औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग रख दी। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, क्या वाकई में पीछे से उन्हें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है ये सब करने के लिए? ये अचानक से सक्रियता की वजह क्या है? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए दो बातें एकदम क्लियर है। राज ठाकरे ने जिस तरह से आरोप लगाया है महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर, जी, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा अगर वह अयोध्या जाएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर केस कर दिया जाएगा और उनके ऊपर भी केस कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राज ठाकरे जब अयोध्या जाएंगे, वहां पर सरकार है यूपी सरकार, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार यह राज ठाकरे से कहलवा रही है कि आप इस तरह से कहिए कि हम इसलिए वहां नहीं जाना चाहते हैं, जबकि अगर महाराष्ट्र की सरकार वहां होती तो यह माना जाता कि उनके ऊपर केस करवा दिया जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में सड़ा दिया जाएगा। तो ये सब बातें कहीं न कहीं किसी पक्ष द्वारा प्रेरित की जा रही है। और रही बात राज ठाकरे का, यह पुराना मुद्दा है। राज ठाकरे जब भी कोई मुद्दे को उठाते हैं 3-4 महीने चलाते हैं, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर वो मुद्दे वापस धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस बार भी गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे के किसी भी सवालों का जवाब महाराष्ट्र सरकार देना नहीं चाहती। खासकर संजय राउत बार बार कहते हैं कि ऐसे बचकानों के सवालों का जवाब वो देना उचित नहीं समझते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सियासी जमीन कितनी है महाराष्ट्र में? क्या वाकई में कोई बड़ा जनाधार उनका बचा है अब? बिल्कुल नहीं। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो सियासत है वो महाराष्ट्र में के इर्द गिर्द घूमती है। खासकर मुंबई में जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन विदर्भ में थोड़ा है। लेकिन जिस तरह से हर बार देखा जाता है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की सभा में लाखों की संख्या में लोग जो है उनका भाषण सुनने आते हैं, लेकिन जब वोट में तब्दीली की बात आती है तो वोट बैंक वो नदारत हो जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं लोग एंटरटेन की वजह से राज ठाकरे को सुनने आते हैं और उसमें विपक्ष की भूमिका भी रहती है। विपक्ष भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लेकर उनका समर्थन करती है, क्योंकि विपक्ष को यह पता है कि राज ठाकरे और महाराष्ट्र में अगर खेल बिगाड़ेंगे तो कहीं न कहीं यह खेल जो है उद्धव सरकार का खराब होगा। ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा मौका मिलेगा जब एक बार फिर से सत्ता में आए। तो कहीं न कहीं यह राजनीति का खेल है जो लगातार बीजेपी पर्दे के पीछे से राज ठाकरे को आगे करके पूरा खेल रही। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। इसी के साथ राजधानी लाइव में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।